हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय जीनियस में आपका स्वागत है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सैम्पल क्वेश्चन पेपर। क्लास 10th का है ये, और ये है सैम्पल क्वेश्चन पेपर नंबर 2। इसके पहले सैम्पल क्वेश्चन पेपर नंबर 1 हमने ऑलरेडी करवा रखा है, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप उसे देख सकते हो। इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2 में क्या होता है कि शुरू के 1 से लेकर के टोटल 14 तक क्वेश्चंस होते हैं, और उनमें से शुरू के 6 क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स के होते हैं, आगे के 3-4 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के होते हैं, और लास्ट के 4 क्वेश्चंस 4-4 मार्क्स के होते हैं। तो इसमें शुरू के 7 क्वेश्चन 1 से लेकर के 7 तक की वीडियो हमने ऑलरेडी बना दी थी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ से जाके पहले उस वीडियो को देख लो, फिर उसके बाद बचे हुए क्वेश्चन नंबर 8 से यहाँ पे देखोगे। यहाँ हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 से लेकर के 14 तक, ये वाले क्वेश्चंस 8, 9, 10, 11, 12, इस तरीके से हम 14 तक सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। सबसे पहले तो तूफान में एक पेड़ इस प्रकार टूट जाता है कि पेड़ की चोटी ज़मीन से छू लेती है और उसका कोण बनता है 30 डिग्री का। अगर टूटे हुए ऊपरी हिस्से की लंबाई 8 मीटर हो तो पेड़ टूटने से पहले उसकी लंबाई क्या थी या ऊंचाई क्या थी, ये हमें बतानी है। यानी ए ट्री ब्रोकन टू द स्टेम इन सच ए वे टॉप ऑफ द ट्री टच टू द ग्राउंड एंड मेक्स एंगल 30 विद द ग्राउंड लेंथ ऑफ द ब्रोकन पार्ट अपर पार्ट इज 8 मीटर। Then find the length of the tree before broken। तो इस तरीके से देखो, ये हम मान लेते हैं कि पूरा ट्री था पहले इस तरीके से, और ये यहाँ से टूट गया, और ये टूटेगा तो ऐसे नीचे जाके इधर गिर जाएगा। तो इधर गिरने के बाद ये ऐसे, ये एंगल कितना बना रहा है हमारा 30, ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री। अब हमें निकालना है इस ट्री की ये टूटे हुए पार्ट की जो कह रहा है वो कितनी है लेंथ। अगर ऊपर से टूटे हुए हिस्से की लंबाई कितनी है 8 मीटर, तो ये वाली जो 8 मीटर ये ऊपर से टूटा है यहाँ तक। तो ध्यान से देखो, यही वाली हाइट तो इधर आके गिरी है, तो ये वाली हो जाएगी हमारी 8 मीटर। ये कितनी हो जाएगी 8 मीटर यहाँ से और यहाँ तक। और हमें ये नीचे की अगर हाइट पता हो जाए, इसे हम मान लेते हैं x, तो जैसे ही इसको जोड़ देंगे 8 में तो टोटल हाइट पेड़ की आ जाएगी। अब ये यहाँ बनता है राइट एंगल, और इसको हम मान लेते हैं ए बी और इस वाले पॉइंट को सी। तो एक ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, और इसमें हम लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फार्मूले। तो यहाँ ध्यान से देखो, राइट एंगल के ठीक सामने होता है हाइपोटेन्यूस, या इसे बोलते हैं हम कर्ण, और इस साइड में जो होता है ये होता है लंब, और नीचे जो होता है वो जाता है आधार या फिर बेस। अब बताओ, कर्ण हमें दिया है, लंब पता करना है, तो लंब और कर्ण किस में आते हैं, साइन में आते हैं। तो लिख लेंगे इन ट्राइंगल, कौन से में, ए बी सी में। इस से ए बी सी में क्या लगाओगे, साइन 30 लगा दो, साइन 30 यानी साइन 30 बराबर। साइन 30 बराबर क्या होता है, ये आ जाएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे आ जाएगा कर्ण। अब बोलो, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। लंब कितना दिया है यहाँ, x मान रखा है उसको हमने, अपान में कर्ण कितना है, कर्ण दे रखा है 8, तो कर्ण की जगह पे लिख दो 8, और इनका कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। 8 का इधर करोगे, x का इधर करोगे, तो 2x = आ जाएगा 8, या x = आ जाएगा 8/2, और इसको 2 से डिवाइड दोगे तो ये आ जाएगा 4 मीटर। अब हमें निकालनी थी पूरी पेड़ की लंबाई, तो पूरी पेड़ की लंबाई क्या हो जाएगी, x और +8 दोनों। तो पेड़ की टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लिख लो पेड़ की लंबाई, और ये आ जाएगी हमारे पास 8 + x, और x की वैल्यू निकाली हमने 4, तो 8 + 4 = 12 मीटर। दैट्स आंसर। अब चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा 3 मार्क्स का ही होता है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा,
केंद्र O वाले एक वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, यानी PA एंड PB आर टेंजेंट्स। किसकी? इसकी ये टेंजेंट हैं। अब क्या करना है? ड्रॉन टू द सर्कल सेंटर O। PA दे रखा है हमें 6 सेंटीमीटर, APB यानी ये वाला एंगल दे रखा है हमें 60 डिग्री। देन फाइंड द लेंथ ऑफ कार्ड AB। इस कार्ड AB की हमें लेंथ बतानी है। तो अब बताओ, ये एंगल है 60 और ये बन रहा है ट्राइंगल। अब हमें ये तो पता है कि F, अब बोलो, P से हमने दो टेंजेंट खींची, एक A पे और एक B पे। इफ PA एंड PB बोथ क्या हैं? टेंजेंट हैं, यानी दोनों टेंजेंट हैं और सेम पॉइंट से हैं P से। टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, सेम पॉइंट से टेंजेंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? PA और PB हो जाएंगे इक्वल, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट और सेम सर्कल पे खींचोगे तो ये हो जाएगी इक्वल। तो ये वाली साइड हो गई इसके इक्वल। और अब अगर दो टेंजेंट इक्वल हो गई, यानी इस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हो गई, तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये वाला एंगल हो जाएगा इसके इक्वल। अब इस बात को हम लिखेंगे यहाँ, तो लिखो इन ट्राइंगल, किसमें? इन ट्राइंगल ये बन रहा है ABP, तो इन ट्राइंगल ABP में क्या हो रहा है? दो साइड हो रही है हमारी इक्वल, PA इक्वल टू हो रहा है PB। देन अगर ये इक्वल हैं तो इनके सामने के एंगल कौन से है? इसके सामने PA के सामने एंगल हो रहा है PBA, तो ये हो गया PBA। ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? ये वाला, ये इसके इक्वल हो जाएगा। और ये वाला एंगल हमारा कौन सा हो रहा है? ये वाला एंगल हो रहा है हमारा PAB, तो ये हो जाएगा एंगल PA और B। और इसे हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, सपोज दैट X। क्या मान लिया? X। तो ये मान लिया X, तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा हमारे पास X। अब हम क्या करें? अब करते हैं कि ट्राइंगल है तो तीनों का सम क्या हो जाएगा? 180। तो नाउ इन ट्राइंगल ABP तीनों का सम, यानी एंगल PBA प्लस एंगल PAB और प्लस एंगल APB, इन तीनों का सम क्या आ जाएगा? 180। और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है X, दूसरे वाले की भी X और तीसरे वाले की कितनी दे रखी? 60 इक्वल टू 180। तो X और X मिलके हो जाएगा 2X इक्वल टू, ये 60 बढ़ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस करोगे तो 120। तो X की वैल्यू इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगी? 120/2, यानी ये आ जाएगा 60 डिग्री। अब बताओ, ये X आ गया कितना? 60 डिग्री, तो ये भी हो गया 60 डिग्री। और इसका मतलब क्या हो गया? सारे एंगल हो गए 60 डिग्री। और जब सारे एंगल 60 हैं तो सारी साइड भी इक्वल होंगी, क्योंकि सारे एंगल इक्वल हैं, तो ये बन जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इसकी साइड भी हो जाएगी, ये वाली 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 होगी और ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो लिख देंगे, इस बात को लिख दो यहाँ, हियर ऑल एंगल्स are equal, so all side will be equal, hence तो इससे क्या पता चल जाएगा कि AB भी हमारी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। दैट्स आंसर। तो देखा आपने, इस क्वेश्चन को भी हमने बहुत आसान तरीके से कर लिया। अब चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के हमारे और जो 10 तक हैं, ये 4 क्वेश्चन हमारे होते हैं 3 मार्क्स के। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा 3 मार्क्स का ही है। इसे देखिए कैसे करते हैं। तो 3 क्रमागत संख्याएं के वर्गों का योग दे रखा है, तीनों संख्याओं को ज्ञात करना है। यानी सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स दैट आर consecutive multiple of 5 is this, then find the numbers। तो देखो,
3 संख्याएं हैं तो हम लेट यानी पहली संख्या क्या लेते थे, लेट फर्स्ट नंबर, तो ले लीजिए लेट फर्स्ट नंबर ले लेते हम x। तो दूसरा नंबर बताओ, देन सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर बताओ सेकेंड नंबर क्या होगा। अब देखो 5 का मल्टीपल है तो उसमें 5 एक्स्ट्रा होगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 5। अब आपसे कहा जाए थर्ड नंबर बताओ, थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, वो इससे भी 5 एक्स्ट्रा है तो ये हो जाएगा x प्लस 10, क्योंकि इसमें 5 जोड़ोगे तो ये आएगी और इसमें 5 जोड़ोगे तो ये हो जाएगी। अब तीनों का वर्गों का योग यानी सम ऑफ द स्क्वायर्स वो कितना है 725। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा, इसका वर्ग पहले का प्लस दूसरे का वर्ग x प्लस 5 और प्लस तीसरे का वर्ग x प्लस 10 और इन तीनों का वर्ग कितना देखा 725। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लो तो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहेगा, प्लस इसका a प्लस b का होल स्क्वायर लगाओ तो आ जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस के साथ 2ab, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 10 और a और b तो मतलब 10x, प्लस यहाँ बताओ a स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 और प्लस के साथ 2ab, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 10 में करोगे 20 और x, तो 20x इक्वल टू 725। अब बताओ x स्क्वायर ये और ये, तो x स्क्वायर तो हो गया हमारे पास 3x स्क्वायर। अब x वाले बोलो 10x ये है और 20x ये है, तो x भी हो गया हमारे पास 30x। अब बोलो 25 ये है और 100 ये है और ये इधर लाओगे तो माइनस कर लो और इक्वल टू बचेगा 0। अब ये देखो 25 और ये मिलकर के 100 125 हो गए और उसमें से ये घटाओगे तो ये बच जाएगा माइनस का बच जाएगा कितना 600 इक्वल टू 0। अब इन सब में देखो ध्यान से तो 3 कॉमन है, तो 3 जैसे ही कॉमन ले लोगे क्या बचेगा x स्क्वायर और प्लस का बचेगा यहाँ 10x और यहाँ 3 कॉमन लेने के बाद कितना बचेगा माइनस का बच जाएगा 200 इक्वल टू 0। 3 तो चला गया हमारा 0 में, तो हमारे पास ही आ गया x स्क्वायर प्लस 10x और माइनस 200 इक्वल टू 0। अब 200 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 10 आ जाए, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड ही लगा देते हैं इसमें। तो 200 के फैक्टर बोलो तो 200 के फैक्टर हो जाएंगे 10 इंटू 20, क्योंकि 20 10 जा 200 और 20 में से 10 जाएगा तो 10 ही बचेगा, यानी 20 और 10 फैक्टर क्या आ गए हमारे पास 20 इंटू 10 ये फैक्टर आ गए और 20 में से 10 घटाओगे तो 10 बचेगा भी। तो इसी चीज़ को यहाँ लिख लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस का कर लो 20x और उसमें से माइनस कर लो 10x, तो ये देखो 10x ही बचेगा और माइनस 200 और इक्वल में है 0। अब इनको कर लो थोड़ा सॉल्व, तो बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है x, तो जैसे ही x कॉमन लोगे बोलो क्या आ जाएगा, यहाँ एक x बचेगा और यहाँ बचेगा 20, तो प्लस का लिख लो 20। अब इन दोनों में कॉमन बोलो क्या है, इन दोनों में कॉमन है माइनस का 10, जैसे ही कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा x और इसमें से 10 कॉमन जाएगा तो 20 बचेगा, तो x प्लस 20 ये भी बचा इक्वल टू 0 है। अब x प्लस 20 दोनों में है कॉमन ले लो, तो इधर बचा x प्लस x माइनस 10 इक्वल टू 0। एक बार इसे 0 करोगे तो x प्लस 20 इक्वल टू 0, देन यानी वन x प्लस 20 0 तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 20। वन दूसरे वाले को 0 करो x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब x क्या आ जाएगा हमारे पास 10। तो देखो कोई भी जो संख्याएं हैं वो माइनस में तो होंगी नहीं, तो 20 तो आंसर होगा नहीं माइनस में, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 10। तो पहली संख्या क्या आ जाएगी 10, दूसरी उसमें 5 जोड़ो और तीसरी उसमें 10 जोड़ो, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी बताओ। फर्स्ट नंबर तो हमारे पास आ गया, फर्स्ट नंबर 10, सेकंड नंबर बोलो क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर आ जाएगा 5 जोड़ दो 15, थर्ड नंबर बोलो क्या आ जाएगा, थर्ड नंबर में इसका मतलब 10 जोड़ रहे हैं ये देखो, यानी x में 10 जोड़ोगे तो आ जाएगी 20, दैट्स आंसर। यही तीनों नंबर्स में निकालने थे।
अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, अब ये हमारा 4 मार्क्स का है, क्योंकि 10 तक जो क्वेश्चंस थे वो 3 मार्क्स के थे, अब ये हो गया 4 मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर के 2 सकेंद्रीय वृत्तों की रचना कीजिए, यानी कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाने हमें 2 रेडियाई इनकी क्या क्या होगी, 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। ड्रा 2 टेंजेंट्स, और उन पे टेंजेंट ड्रा करने हैं। क्या स्मॉलर सर्किल का जो टेंजेंट होगा और वो लाई करेगा किस पे, बिगर सर्कल पे। तो अब देखो इसमें हमें ये ड्रा करने वाला क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। तो कैसे ड्रा करोगे, सबसे पहले तो 2 वृत्त ड्रा कर लो। मान लो एक हमारा हो गया ये केंद्र, इस केंद्र से एक हम लाइन खींचेंगे 3 सेंटीमीटर की और इस पे बनाएंगे वृत्त, और दूसरे की त्रिज्या रहेगी 7 सेंटीमीटर की, वो भी वृत्त बनाएंगे। केंद्र दोनों का यही रहेगा, केंद्र वाले 2 सेम सेंटर वाले ये कंसेंट्रिक हैं, यानी दोनों का सेंटर यही है बीच में। अब इसकी त्रिज्या तो है हमारे पास कितनी, 3 सेंटीमीटर, और दूसरे वाले की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। अब कह रहा इस पे एक कोई भी पॉइंट है, ये P, क्या है पॉइंट है P, और कह रहा इस P पॉइंट से हमें इस पे टेंजेंट खींचने हैं। तो अब बताओ, सबसे पहले तो हम इन दोनों को मिला देंगे ऐसे। अब इस P पॉइंट से इस पे खींचना है टेंजेंट। तो टेंजेंट खींचने का क्या रूल होता है, हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ प्रकाल की नोक रखेंगे और आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेके इसका करेंगे अर्धक या बाइसेक्ट, ऐसे ऊपर एक ऐसे कर्व लगाएंगे और एक ऐसे नीचे लगाएंगे ऐसे, और सेम डिस्टेंस से यहाँ से लगाओ ऐसे और ऐसे। तो एक बार यहाँ कंपास रखेंगे तो एक ये वाला लगाएंगे और एक ये वाला लगाएंगे। सेम अब की बार यहाँ कंपास की नोक रखेंगे और एक ये वाली चाप लगाएंगे और एक बार ये वाला आर्क लगाएंगे। अब इनको स्केल रख के ऐसे मिला देंगे और इनको मिलाने के बाद एक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे प्रकाल की नोक और यहाँ से ये वाली रेडियस लेके एक ऐसे सर्कल ड्रा करेंगे, यहाँ से ऐसे, जो इसको भी टच करेगा इसको भी टच करेगा, तो दोनों को टच करता हुआ एक ऐसे सर्कल ड्रा कर लेंगे। अब देखो ये सर्कल जो अंदर वाले सर्कल को जहाँ काटेगा, एक देखो यहाँ काट रहा है और एक यहाँ काट रहा है, इन दोनों को ही P से मिला देंगे, यही हमारा हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर। तो एक ये P से स्केल से मिला दिया और इधर P से रख के स्केल से ऐसे मिला देंगे और इनको डाल देंगे हम कोई भी पॉइंट। तो बीच वाले सेंटर को डाल दो O पॉइंट और इसको डाल दो M और इसको डाल दो N। दैट्स आंसर। काफ़ी कुछ आपको मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। जब आप इसे एक बार बनाओगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतना बनाने के बाद भी आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो 12 है वो क्या है, वो थोड़ा और अलग हटके है। वैसे तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना है मीन। क्या निकालना है, फाइंड द मीन, यानी माध्य ही निकालना है, माध्य औसत आयु। मीन लिखा हुआ है यानी माध्य निकालना है। लेकिन ये थोड़ा अलग हटके है। यहाँ पे दिल्ली से पुणे उड़ान भरने वाले 300 यात्रियों का आयु चार्ट इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, द फॉलोइंग चार्ट और पैसेंजर फॉलोइंग फ्रॉम दिल्ली टू पुणे प्रोसीड बाय द एयरलाइंस स्टॉप। अब देखो एज जो दे रखी है वो क्या है, 10 से कम, ये दे रखी है 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम। तो देखो हमें एज चाहिए 0 से 10। तो 10 से कम वाले में तो हमें पता है कि जो एज होगी 10 से कम वाले में तो 0 से 10 वाला आ जाएगा। लेकिन जब आपसे कहें कि 20 से कम, तो 20 से कम का मतलब क्या हो गया, ये 0 से 20 तक का दे रखा है, यानी ये क्या दे रखा है 0 से 20। और हमें चाहिए अगले लाइन में हम क्या लिखते हैं 10 से 20, फिर अगली लाइन में हम क्या लिखते हैं 20 से 30, ऐसे तो लिखते हैं। अब यहाँ लिखा है 30 से कम, तो ये 0 से 30 वाला है। यहाँ क्या लिखा हुआ है 40 से कम, तो ये पूरा 0 से 40 तक का है।
अब हमें क्या करना है, देखो इनकी जो फ्रीक्वेंसी लिखोगे, यात्रियों की संख्या, इसको हम लिखते हैं f से। अब f पहले वाले में तो 0 से 10 यानी 10 से कम वाले तो 14 ही रहेंगे, लेकिन जब 44 का बात आएगी, ये क्या है 20 से कम, यानी ये 0 से 20 हैं, यानी ये पूरे हैं, उसमें ये 14 भी जुड़े हुए हैं। तो इसमें से 14 अगर माइनस कर देंगे 44 में से, तो वो 10 से 20 वाले ही तो बचेंगे। तो 14 माइनस करने के बाद ये बचेगा 30। अब बताओ, ये है 30 से कम, 30 से कम वाले में क्या हो रहा है, ये दोनों जुड़े हुए हैं, ये भी और ये भी। यानी अगर हम 82 में से ये पूरा 44 माइनस कर दें, यानी ये 20 से कम वाले पूरे माइनस कर दें, तो क्या बचेंगे, 20 से 30 वाले ही तो बचेंगे। तो इनको माइनस करो, जैसे इसमें से इसे माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 38। ऐसे ही इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो ये आगे के आ जाएंगे हमारे पास कितने, 30 से 40 वाले, और 40 से 50 वाले, और 50 से 60 वाले, और 60 से 70, और 70 से 80। इस तरीके से हमारे सारे आ जाएंगे। लेकिन अब 40 से कम वाले का मतलब क्या हो गया, उसमें से 30 से कम वाले माइनस कर दो तो 30 से 40 वाली तो बचेंगे। तो यानी इन दोनों को जैसे ही माइनस करो, तो माइनस करोगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2, और इधर 13 में से 8 जाएगा तो 5। अब बताओ, अब हम आपसे कहें कि 50 से कम है, यानी अब उसमें से 40 से कम वाले माइनस कर दो तो 40 से 50 वाली तो बचेंगे। तो इसके लिए क्या करोगे, इसमें से इसे माइनस करो। तो इसमें से जैसे ही माइनस करोगे तो 4 में से 4 जाएगा 0, और 18 में से 13 जाएंगे तो बच जाएगा 50। अब बताओ, अब हमें 60 से कम है, 60 से कम का मतलब क्या हो गया, अब अगर उसमें से ये 50 से कम वाले माइनस कर दें ये वाले, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, तो आगे के ही तो बच जाएंगे कितने, 50 से 60 वाले। तो 50 से 60 वाले कैसे आएंगे, इसमें से इसे माइनस कर दो, तो 5 में से 4 जाएगा तो 1, और 24 में से 18 जाएंगे तो ये बन जाएगा 6, तो 61 आ जाएगा। ऐसे ही आपसे कहें 70 से कम, 70 से कम का मतलब उसमें से अगर 60 से कम वाले माइनस कर दोगे तो 60 से 70 वाले ही तो बचेंगे। तो ये माइनस करो, तो इनको जैसे ही माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा बोलो, इनको जैसे ही माइनस करोगे तो देखो ये बच जाएगा 2, और 24, 28 में से 24 जाएगा तो बच जाएगा 4। अब बताओ, अब हमारे पास 80 से कम और उसमें से 70 से कम वाले माइनस कर दोगे तो 70 से 80 के बीच वाले ही तो बचेंगे। तो इसमें से ये तो जैसे ही 300 में से ये 287 माइनस करोगे तो ये बच जाएगा हमारे पास 13। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये हमें क्लास इंटरवल भी पता हो गया, ये हो गया CI और ये हो गया F। अब हमें निकालना है मीन, तो मीन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, F गुणे X, यही तो निकालोगे। तो सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए X, तो X निकालने के लिए क्या करते हो, 0 और 10 के बीच की संख्या लिखते हो, तो वो आ जाएगी 5। ऐसे ही 10 और 20 की संख्या क्या आ जाएगी, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो 10 और 20 जोड़ोगे तो 30 हुआ, उसका आधा 15। ऐसे ही इन दोनों को जोड़ोगे तो हुआ 50, उसका आधा 25। ऐसे ही ये सारी आप करते चले आओगे तो ये संख्याएं आ जाएंगी। और इस टाइप से मीन निकालने वाला क्वेश्चंस मैंने वीडियो में करवा रखा है, उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से मीन निकालना सीख सकते हो। तो आगे आपको क्या करना है कि इन दोनों का करना है मल्टीप्लाई, वो यहाँ लिखना है, और फिर इस पूरे का जोड़ यहाँ लिखना है, और इन सबका F का जोड़ यहाँ लिखना है। तो ये तो पहले ही हमें बता रखा है कितने पैसेंजर है हमारे पास, 300, तो इनका जोड़ तो हमारे पास फिक्स है कि 300 ही आएगा। और फिर माध्य बराबर लगा देना है, फार्मूला क्या होता है, सिग्मा FI/XI अपान सिग्मा FI, और बस इसका निकाल लेना आपको आंसर। अगर आप फिर भी नहीं निकाल पाते हो तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया गया है, वहाँ से मीन निकालने वाले क्वेश्चंस को देख लोगे तो मीन आपके समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी वो दे रखी थी वो लेस देन करके थी कि 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, तो उसको हमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस फॉर्म में कन्वर्ट करना
पड़ा है, इसलिए ये थोड़ा क्वेश्चन अलग टाइप का है। इसे ज़रूर ध्यान से खुद करके देख लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 टाइप के क्वेश्चंस, यानी आपको स्टेटमेंट दिया गया है, उसके बेस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और ये दोनों ही क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा स्टेटमेंट दे रखा है, पहले आपको इसे पढ़ना है। तो एक प्रकाश स्तंभ एक लाइट हाउस टावर है जिसके सीएस के पास एक प्रकाश स्तंभ है, अक्षरदीप, और इस तरीके से आप इसको पूरा पढ़ लेंगे। आपको चाहो तो हिंदी में हिंदी वाले, हिंदी मीडियम के बच्चे हिंदी मीडियम पे पढ़ लें और इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ लें। हम तो डायरेक्ट इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। और एक चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी कि यहाँ पे जो लाइट हाउस है मुंबई के पास, एक लाइट हाउस है प्रकाश स्तंभ, और उसकी निर्माण इतने में किया गया था और यह लगभग 40 मीटर ऊंचा है। तो इस 40 मीटर की हमें ज़रूरत पड़ेगी और उसके पास दो चीज़ें आ रही हैं, एक आ रही है नाव और एक आ रहा है जहाज़। उनके अनुमान कोण 30 और 60 हैं और इसका फिगर हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये कि ये हो गया हमारा प्रकाश स्तंभ, ये उसकी हो गई चोटी, यहाँ पे कोई भी बैठा हुआ व्यक्ति है, यहाँ लगी हुई है लाइट, और एक तरफ ये हो गई हमारी नाव, और इस साइड में दूसरी तरफ हो गया हमारा ये देखो जहाज। ठीक है, तो नाव और जहाज में अब एक तरफ से तो कोण हमारा बन रहा है कितना, ये देखो एक तरफ कोण बन रहा है हमारा 30 और एक तरफ बन रहा है 60। अब आ जाइए, और इसकी हाइट कितनी दे रखी है 40 मीटर। अब बस हमें क्या करना है, यहाँ दे रखे हैं हमें दो क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चंस को, पहला क्वेश्चन है 2 मार्क्स का और दूसरा भी क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, दोनों में से कौन नाव या जहाज प्रकाश स्तंभ के निकट है, हमें ये बताना है, और इसकी प्रकाश स्तंभ से दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें ये देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बन गया, और इसे हम कहें, देखो ये वाला अगर 30 है तो ये नीचे भी हमारा बन जाएगा 30, और ये वाला अगर ऊपर 60 है तो ये नीचे भी बन जाएगा 60। अब यहाँ दे रखा है हमको क्या, ऊपर दे रखा है देखो A, नीचे है B और D। तो अब सबसे पहले हम लगाएंगे ये वाला त्रिभुज ADB में, तो लगाओ इन ट्रायंगल यानी त्रिभुज ADB में। अब लगाना होता है tan, तो tan यहाँ एंगल बन रहा है 30, तो tan 30 इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, और इस आधार को मान लेते हैं हम x और दूसरे वाले को मान लेते हैं, इधर वाले को मान लेते हैं y। तो अब बताओ tan 30 बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हो गया हमारे पास 40 और आधार हो गया x, 40 बटे x। tan 30 का मान होता है 1/√3 इक्वल टू आ जाएगा 40 बटे x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 40√3। अब इसी तरीके से अगर हम कहें कि दूसरे वाले इस वाले ट्रायंगल में बोलो, तो ये ट्रायंगल ऊपर हमारे पास A है, यहाँ नीचे B है, C है। तो अब लगाओ इन ट्रायंगल ABC, इसमें क्या लगाओगे, अब इधर एंगल बन रहा है हमारे पास 60, तो अब लगाएंगे हम tan 60। तो tan 60 इक्वल टू बोलो क्या होता है, फिर से वही लंब यही रहेगा और आधार हो जाएगा y, तो लंब हो गया 40 और आधार हो गया y। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू 40/y, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका उधर करोगे तो √3y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 40, या y की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी 40/√3। तो ध्यान से देखो हमारे पास सबसे पहले क्या निकालना था, एक का आंसर आ चुका है कि दोनों में से कौन नाव या जहाज लाइट हाउस के निकट है। तो ये देखो 40√3 है मीटर और ये है 40/√3 मीटर, तो ये देखो कम है और ये है ज़्यादा। तो ये वाई वाला क्या था हमारे पास, ये था जहाज, तो लिख देंगे जहाज जो है वो क्या है, प्रकाश स्तंभ के पास में है और उसकी दूरी आ गई ये, तो इस बात को लिख दो, दूरी बराबर है 40/√3 मीटर। अब अगर इसी का सेकेंड पार्ट आ जाओ, सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट में देखो कह रहा है
कि नाव द्वारा लाइट हाउस यानी प्रकाश स्तंभ तक पहुंचने में लिया गया समय बताना है हमें, यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ये भी 2 नंबर का है। अब देखो, नाव अगर यहाँ से चल रही है 20 की स्पीड से और पहुँचना है उसे यहाँ तक, तो प्रकाश स्तंभ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। नाव की दूरी कितनी है, ये तो दूरी हमें दे रखी है, नाव की दूरी। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ से हम कर रहे हैं सेकेंड पार्ट। तो नाव की दूरी कितनी है बोलो, ये है 40√3 मीटर। और नाव की चाल कितनी है, चाल है हमारे पास इसकी देखो कितनी है, 20 और क्या है किलोमीटर प्रति घंटे। इसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटे। अब ये है मीटर में, ये है किलोमीटर में, तो इनको हम चेंज करके किलोमीटर प्रति घंटे को बना लो मीटर पर सेकेंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकेंड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 20 किलोमीटर से बनाने हैं मीटर, तो 1000 का कर लो गुणा, और इससे बनाने हैं घंटे से बनाने हैं सेकेंड, तो 3600 का कर लो भाग, केवल 3600 का। और ये काटने के बाद हमारे पास आ जाएगा 5/18। तो सॉल्व करके ये क्या दे देगा, इसका इसमें गुणा करोगे तो आ जाएगा 100/18। अब ये बन गए मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या करना है, निकालनी है हमें पहुंचने में लगा समय। तो समय बराबर क्या होता है, जैसे चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब बताओ दूरी कितनी है हमारे पास, दूरी है ये 40√3 और बटे में लगाना हमें चाल, चाल कितनी है 100 और बटे 18, बटे वाला 18 चला जाएगा ऊपर। अब इसे सॉल्व कर लो, अब इसे कर लो सॉल्व। 1 0 से 0 काट दिया, 4 से इसे काट दो तो नीचे आ जाएगा 5 और ऊपर आ जाएगा 2, और 18 में 2 का गुणा करो तो आ गया 36, और बटे में है 5 और इंटू है √3। 5 में इसका भाग दे दो सेकेंड, दैट्स 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 में है एक बड़ा सा फिर से हमें दे रखा है कि कृष्णानगर पश्चिम बंगाल नादिया ज़िले के एक छोटा सा शहर है, और कृष्णानगर की मिट्टी की गुड़िया अपने यथार्थवाद और गुणवत्ता के लिए अद्वितीय हैं। यानी वहाँ के लोग मिट्टी की गुड़िया बनाते हैं, उनमें बहुत सारे कलर वगैरह बनाते हैं, ठीक है, और फलों और जानवरों भगवान देवी इस तरीके से बहुत सारी वो डॉल्स या मॉडल बनाते हैं। तो हमें ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में पढ़ लें और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इंग्लिश में पढ़ लेंगे। अब यहाँ हम आ जाते हैं, इस तरीके के कृष्णानगर के कुछ लोग हैं जो इन डॉल्स को बनाते हैं। यहाँ पर क्या है, कृष्णानगर की कुछ मिट्टियों की गुड़ियों के कुछ चित्र दिए गए हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हियर आर फ्यू इमेजेस दी गई हैं, ठीक है। अब फिर से आ जाओ नीचे, ये इमेजेस होंगी। अब हमें करना क्या है कि इन इमेजेस को देख के और नीचे दिए गए जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं। तो यहाँ 2 क्वेश्चन हैं, देखो प्रश्न 1 और प्रश्न नंबर 2, और पहला भी 2 मार्क्स का है और दूसरा भी 2 मार्क्स का है, यानी दोनों के आंसर देने पे हमें 2-2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो कह रहा है गुड़िया 1 के लाल गोलाकार सेबों और गुड़िया 2 के गोलाकार संतरों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। यानी 1 और 2 के जो सेब हैं उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमें बताना है, यानी रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया का रेशियो बताना है। तो इन्हें ध्यान से देख लो, इनमें है क्या कि ये दे रखा है कि गुड़िया 1 यानी डॉल 1 और डॉल 2 के जो व्यास हैं उनका अनुपात दे रखा है हमें। तो जितना हमें डायमीटर का रेशियो होगा उतना ही रेशियो सेम हो जाएगा किसका, रेडियस का। तो अगर इसके हम डायमीटर मान लें क्या, D1 D2,
तो रेडियस क्या हो जाएगी बोलो, रेडियस हो जाएगी R1 R2। D1 रेशियो D2 हमें दे रखा है कितना, 2:3, और D1 को हम लिख सकते हैं 2R1, क्योंकि डायमीटर को ही तो 2R के इक्वल होता है। ऐसे D2 को लिख दो 2R2। ये कितना हो गया 2:3, 2 से 2 काट दो, तो R1:R2 कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 2:3। अब हमें निकालना क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो उनके सरफेस एरिया जो हैं उनका रेशियो निकालना है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कैसे निकालोगे, तो अब निकाल लो रेशियो ऑफ TSA। तो ये देखो क्या है, ये दोनों ही स्फीयर हैं, तो स्फीयर का TSA होता क्या है, तो स्फीयर का TSA होता है क्या 4πr²। तो पहले का हो गया 4πr1² और दूसरे का हो जाएगा 4πr2², क्योंकि एक की रेडियस है R1 दूसरे की है R2। तो देखो 4 से 4 कट जाएगा और पाई से पाई कट जाएगा। अब बताओ ये बन गया R1 और ये बन गया R2, और ये इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं R1/R2 का होल स्क्वायर। और इससे R1/R2 की वैल्यू लगा दो, क्या है 2/3 का होल स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर बोलो क्या आ जाएगा 4, और इसका 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो इनके सरफेस एरिया का रेशियो क्या आ गया 4:9, दैट्स आंसर। तो ये 2 मार्क्स का हमारा काम हो गया है डॉल 1 और डॉल 2 से। अब चलिए हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है कि सेकेंड पार्ट में हमारे पास ये देखो गुड़िया 3 जो नीली गुड़िया है को पिघलाया जाता है, और इसकी मिट्टी का उपयोग करके गुड़िया 4 के बेलनाकार ड्रम को बनाया जाता है। यदि ड्रम की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो तो ड्रम की ऊंचाई बताओ। अब देखो यानी गुड़िया 3 को पिघलाया इन्होंने, इस वाले को, इसको पिघलाया ब्लू वाले को। तो ब्लू वाले को पिघलाओगे तो इसमें 2 चीज़ें हैं, ध्यान से देखो, एक सिलेंडर है और एक हमारे पास क्या है स्फीयर है। तो और इनको पिघला के इसका एक ये वाला ड्रम बनाया, ये वाला। तो इन दोनों को मिक्स करके पिघलाया और इसका ड्रम बनाया। तो इस ड्रम का हमें क्या निकालना है, तो इस ड्रम का हमें निकालना है ये ऊंचाई, उसकी त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई बतानी है। तो देखिए ये गुड़िया 3 है हमारी, और इसको पिघला के गुड़िया 4 का बना रहे हैं ड्रम। तो इस गुड़िया 3 की रेडियस है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, और उसकी बेलनाकार भाग की ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, और इसकी भी रेडियस जो ऊपर स्फीयर टाइप का है उसकी भी रेडियस है 3 सेंटीमीटर ही। और इसकी क्या है रेडियस तो 3 सेंटीमीटर है, लेकिन ऊंचाई इसकी हमें निकालनी है। तो इस पूरे को मेल्ट करेंगे और ये बनाएंगे, तो यानी इसका वॉल्यूम बराबर हो जाएगा इसका वॉल्यूम। तो हम लिख लेंगे गुड़िया 3 का वॉल्यूम बराबर गुड़िया 3 का आयतन, वो बराबर किसके हो जाएगा ड्रम का आयतन, ड्रम का आयतन। अब गुड़िया 3 में जो देखो आयतन निकालने में क्या है, एक तो बेलन है और एक है, एक ये नीचे बेलन हो रहा है, ऊपर क्या है गोला। तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, प्लस गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³ इक्वल टू, इधर ड्रम जो है ये भी क्या है ये बेलन ही है, तो बेलन का आयतन क्या होता है πr², और इधर h की जगह क्या आएगा कैपिटल H, क्योंकि इसकी रेडियस हमने इसकी हाइट कैपिटल H मान रखी। अब दोनों को सॉल्व कर लो, पाई दोनों तरफ है कॉमन ले लो, r इधर भी है इधर भी है कॉमन ले लो, तो πr² तो ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा h प्लस, और यहाँ से देखो 4 बच गया है 3 बच गया है,
पाई कॉमन चला गया, आर स्क्वायर 2 कॉमन चले गए तो 1 आर बच जाएगा, इक्वल टू इधर पाई आर स्क्वायर है और इंटू एच। तो देखो आर दोनों तरफ सेम ही है, इधर भी है 3 और इधर भी 3 ही है, तो देखो पाई से तो पाई कट जाएगा और आर से आर भी कट जाएगा। अब इस एच की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इधर तो हमारे पास एच बचा और इधर क्या बचा, एच प्लस 4/3 आर। यानी इस एच का मान निकालने के लिए इन सब की वैल्यू लगा दो। तो इस एच की वैल्यू कितनी है 8, इधर की देखो ये हाइट कितनी है 8, तो यहाँ 8 लिख लो, प्लस 4/3 और इस आर की वैल्यू कितनी है 3 लिख दो, इक्वल टू एच। 3 से 3 काट देंगे तो 4, 8 और 4 कितना आ जाएगा 12, तो एच इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ड्रम की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपने ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखा। इस क्वेश्चन पेपर को एक बार आप अपनी कॉपी में अच्छे से कर लें और इन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज कर लें, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो आपको। और वीडियो को पूरा देखने के लिए